Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान की शुरुआत करेंगे और यह वीडियो जो होगा वह सारे के सारे शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सुपर टेट में आपका जीएस में कवर करे या पर्यावरण में आपका 7 नंबर का संविधान आता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारत का संविधान देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक किताब की तरह है, एक वैधानिक दस्तावेज की तरह है भारत का संविधान। अर्थात भारत के संविधान को हम वैधानिक दस्तावेज भी कह सकते हैं। और वैधानिक मतलब आप जानते हैं विधि, और विधि मतलब जानते हैं नियम और कानून। मतलब ऐसा दस्तावेज जिसमें नियम और कानून लिखे गए हों उसे हम संविधान कहते हैं। ऐसा दस्तावेज जिसमें नियम और कानून का संग्रह हो उसे हम संविधान कहते हैं। देखिए, नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है उसे हम संविधान कहते हैं। अब यहाँ पे बात किया है कि सर्वांगीण विकास होता है उसे हम संविधान कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, सर्वांगीण विकास में आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास इत्यादि सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। शारीरिक विकास में हमारी मदद कैसे करता है संविधान? जैसे आपको कोई दुर्घटना हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी वाला आपको लड़ा के चला गया, तो आप तुरंत जो है संविधान में लिखे गए नियम और कानून के हिसाब से उस गाड़ी वाले के ऊपर मुकदमा करते हैं या कोई भी कानूनी प्रक्रिया जरूर करते हैं। आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है, तो आपका मूल अधिकार जो 12 से 35 लिखा गया है वो हनन हो रहा है। तो मूल अधिकार के हनन के विरुद्ध आप उसके विरुद्ध कोर्ट जा रहे हैं। कोई आके आपको चाकू मार के चला जाए, अगर यही संविधान नहीं होता तो ऐसा भी होता कि कोई आता आपको चाकू मार के चला जाता। तो कोई अगर आपको चाकू मार दिया तो आप उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई इस संविधान के नियम और कानून के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मानसिक विकास को अगर मानसिक विकास में सबसे सही है मूल अधिकार का हनन। आपको बेवजह कोई गाली गलौज झगड़ा कर रहा है, सुबह आप उठ रहे हैं, आपके बगल वाला पट्टीदार आपसे झगड़ा कर ले रहा है, डेली झगड़ा कर रहा है, तो आप बर्दाश्त करते करते एक दिन जान जाएंगे कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है और हम अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 जो अमेरिका से लिया गया है उसके अनुसार कोर्ट चले जाते हैं। तो आपको उन नियम और कानून के द्वारा इंसाफ मिलता है। उसके बाद नैतिक विकास है। उचित क्या है, अनुचित क्या है। जैसे आप चोरी कर ले रहे हैं तो बताइए क्या उचित है कि अनुचित है। कोई अपराध कर ले रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, तो जो चीज़ अनुचित रहेगा उसके विरोध में भी आप सामने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है उसे हम संविधान कहते हैं। अगला है संविधान के प्रकार। दोस्तों, संविधान के प्रकार को जानने से पहले हम जानेंगे कि संविधान का जन्म कहाँ से हुआ। अर्थात विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार हेनरी मैन जो कि ब्रिटेन के थे उन्होंने दिया, इसलिए ब्रिटेन को संविधानों का जनक कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान सबसे पहले कहाँ बना, तो संविधान सबसे पहले ब्रिटेन में बना, इसीलिए ब्रिटेन को हम संविधानों का जनक कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले संविधान का विचार हेनरी मैन को आया जो ब्रिटेन के थे। उन्होंने सोचा कि हर देश का कुछ न कुछ नियम और कानून होना ही चाहिए, वहाँ के लोगों के अनुसार वहाँ पे नियम और कानून होने चाहिए। तो सबसे पहले विचार आया किसको? हेनरी मैन को, जो कि ब्रिटेन के थे, इसीलिए ब्रिटेन को संविधानों का जनक कहा जाता है। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित या मौखिक संविधान। तो ऐसा संविधान जिसमें नियम व कानूनों का एक ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में हो लिखित संविधान कहलाता है। और ऐसा संविधान जिसमें नियमों व कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में न हो अर्थात मौखिक अवस्था में हो तो उसे हम अलिखित या मौखिक संविधान कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ पे भारत का संविधान अगर देखा जाए तो लिखित संविधान, यूएसए का संविधान देखा जाए तो लिखित संविधान है, स्विट्जरलैंड और मोनाको का संविधान देखा जाए तो लिखित संविधान है। अब यहाँ पे देखिए, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और मोनाको का जो संविधान है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। और यूएसए की बात करें तो विश्व का सबसे कठोर संविधान। कठोर संविधान क्या होता है? ऐसा संविधान जिसमें संविधान संशोधन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए, अलिखित संविधान में क्या होता है? नियमों व कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में न हो अलिखित या मौखिक संविधान कहलाता है। अर्थात वहाँ का जो भी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति इत्यादि होती है उसी को मान लिया जाता है कि वही नियम और कानून है, वही संविधान है। जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल, न्यूजीलैंड। आप जानते हैं सऊदी अरब में अगर कोई अपराध कर दिया और बाई चांस कोई सामने वाला मर गया तो मौत के बदले मौत होता है, गला वहाँ पे काट दिया जाता है। वहाँ की परंपरा ही वही है, वहाँ की संस्कृति ही वही है, वहाँ के रीति रिवाज ही वही है।
और वही रीति रिवाज संविधान बन गया, कानून बन गया। वैसे ही कोई अगर चोरी कर लेता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। तो इस तरीके की परंपरा ही वहाँ पे शुरू से बन गई थी। उसी परंपरा को आप संविधान भी वहाँ का कह देते हैं, जो कि लिखित अवस्था में नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं, जितनी भी विशेषताएं हैं उनको हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि मूल अधिकार में और वर्तमान अधिकार में, वर्तमान संविधान में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मूल संविधान में अगर हम बात करें कि अनुसूची कितनी थी, तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान समय में, वर्तमान संविधान में अनुसूची की संख्या 12। मूल संविधान में भाग 22 थे, वर्तमान संविधान में भाग 25 हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 थे और वर्तमान समय में 470 प्लस हैं। ठीक है, गिनती में अगर देखेंगे तो भाग जो है 22 ही हैं, 20-20 में बढ़ाया गया है। अनुच्छेद में भी देखेंगे तो गिनती में 395 हैं, 20-20 में बढ़ाया गया है। यहीं पे अगर बात किया जाए मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान समय में कितने हैं, 6 हैं। मूल कर्तव्य की बात की जाए तो मूल कर्तव्य की कोई भी चर्चा नहीं हुई थी और वर्तमान समय में कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलते हैं कि हमारे संविधान की एक ये विशेषता है कि हमारे संविधान में एकल नागरिकता के बारे में विवरण दिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। जैसे एक ही पासपोर्ट पर पूरे देश में किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश के लिए एक नया पासपोर्ट लगता है, एक नया कागज़ बनता है। हमारे यहाँ एक ही आधार कार्ड पे चाहे जहाँ आप चले जाइए, लेकिन अमेरिका में एक ही आधार कार्ड या एक ही कागज़ पे हर जगह नहीं जा सकते। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो दूसरा कागज़ बनवाना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मौलिक अधिकार, हमारी संविधान की प्रकृति है, उसमें एक विशेषता दिया गया है मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। देखिए, भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा दिए गए आम आदमी को विशेष अधिकार है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, यानी फंडामेंटल चीज़ें, जिस चीज़ की आवश्यकता है, बिना उसके काम नहीं चल सकता और बिना उसके आप जिंदा सही से नहीं रह पाएंगे, आपको लोग परेशान कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वही मौलिक अधिकार हैं। मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वही मौलिक अधिकार हैं और राज्य के द्वारा भी इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार हैं उनको आम आदमी को देना ही होगा, क्योंकि उसके मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर उसको नहीं देंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। देखिए, जैसे किसी भी व्यक्ति को बांध के आप नहीं रख सकते, वह स्वतंत्र रहेगा। यह एक क्या है, मूल अधिकार है। सभी को आपको समान मानना है, यह एक क्या है, मूल अधिकार है। कोई भी आदमी कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी धर्म की पूजा कर सकता है, किसी मंदिर मस्जिद को बनवा सकता है, इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार है कि आप 14 वर्ष से कम बच्चों को बड़े बड़े कंपनियों में नहीं लगा सकते, आप बच्चों और महिलाओं की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। इस तरीके से कई मूल अधिकार जो है हमारे संविधान में दिए गए। देखिए, मूल संविधान में अगर बात किया जाए तो 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त करके अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। अर्थात अब वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है, 6 है, और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में था। तो दोस्तों देखिए, पहले ये था कि संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार था। माई बाप जो है अगर संपत्ति नहीं देंगे तो बेटा ज़बरदस्ती ले लेगा, क्योंकि उसका मूल अधिकार है। अगर नहीं देंगे तो मूल अधिकार का हनन होगा। लेकिन अब उसी को हटा के विधिक अधिकार बना दिए हैं। माई बाप चाहेंगे तो बच्चे को संपत्ति देंगे और माता पिता चाहेंगे तो बच्चे को संपत्ति नहीं देंगे, क्योंकि यह एक कानूनी अधिकार अब बन गया। ठीक है, तो दोस्तों जो वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार। दूसरा है, अब देखिए कैसे आप याद करेंगे, पहले अनुच्छेद 14 से 18 याद करेंगे और 14 से 18 में विवरण दिया गया है समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद 18 के बाद आएगा 19 से 22, तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पे बात हो रही है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 23-24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और 25 से 28 में आप बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद बात करेंगे 29 से 30, तो यहाँ पे देखिए संस्कृति लिखा है और यहाँ पे लिखा है शिक्षा, तो संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। और एक ही बचेगा अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है,
अर्थात ऊपर के किसी भी मूल अधिकार का हनन होगा तो आप संवैधानिक उपचार मतलब उसको दूर करने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान की एक विशेषता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अब बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं राज्यों को दिए गए सलाह, राज्यों को दिए गए सलाह मतलब आप राज्य को सलाह दे सकते हैं कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्य कैसे करे ताकि लोगों को कोई भी समस्या ना आए। जैसे राज्य शिक्षा के लिए बेहतर प्रयास करे ताकि राज्य आगे जाए, तो उसके लिए कई लोग उसको सलाह दे सकते हैं, लेकिन राज्य की इच्छा पर निर्भर करेगा कि राज्य उसको मानेगा कि नहीं। आप कोर्ट नहीं जा सकते, बस सलाह ही दे सकते हैं। मानव के लिए बहुत बढ़िया वातावरण एवं पर्यावरण रखना भी राज्य का काम है कि मानव को शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, प्रदूषित हवा और पानी ना मिले। उसके बाद निर्वाह मजदूरी। तो दोस्तों देखिए, निर्वाह मजदूरी मतलब कितना रुपया उसको मजदूरी दिया जाए कि वह अपने जीवन का निर्वाह कर ले। जैसे मनरेगा में दिया जाता है ना, वैसे ही मिनिमम तय कर दिया जाए कि एक दिन में मिनिमम किसी भी मजदूर को इतना रुपए मिलेगा तो वह अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर लेगा। वैसे पोषाहार कार्यक्रम, देखिए आंगनवाड़ी इत्यादि के द्वारा पोषाहार कार्यक्रम चलता है। जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसे देसी घी, दूध और तमाम चीज़ें जो उसको खाना चाहिए उसको दिया जाता है ताकि उसको पोषण मिल सके। ठीक है, क्योंकि सभी लोग एक समान नहीं होते हैं, सभी लोग सारी चीज़ों को खरीद नहीं सकते हैं, सबकी स्थिति परिस्थिति एक समान नहीं होती है, तो उसका भी ध्यान देगा कौन? राज्य। कृषि के लिए भी राज्य जो है ध्यान देगा कि कैसे हमको धान खरीदना है, कैसे गेहूं खरीदना है, कैसे सरसों खरीदना है कि किसान का घाटा भी ना हो और हमारा जो है हम खरीद भी लें। उसके बाद जो राष्ट्रीय संस्थान है, अनुच्छेद 49 में बात किया गया है कि जितने भी राष्ट्रीय संस्थान हैं उसको बचाने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, ये सब राष्ट्रीय संस्थान हैं, इनको बचाने का काम जो है राज्य सरकार का ही रहेगा। ठीक है, जौनपुर का किला हुआ। अहिंसा मतलब कैसे राज्य में शासन किया जाए कि हिंसा ना हो, मारकाट ना हो, वहाँ पे दंगा फसाद ना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें लोक कल्याणकारी कार्य हैं और इनको सलाह कोई भी दे सकता है, लेकिन राज्य चाहे तो इस सलाह को माने और चाहे तो ना माने। तो वही बात किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो राज्यों को दिए गए सलाह हैं। संविधान का निर्माण करने वाले लोगों ने राज्यों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा है जो संविधान को निर्माण किए हैं, जो कि अगर अपनाए जाएं, मतलब उन्होंने तो अपना जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य रख दिया गया है, लेकिन अपनाना है राज्य को। अगर उसको अपनाया जाए तो राज्य के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। चूँकि राज्य सरकार को दिए गए सलाह हैं, अतः इसे लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, अतः इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है और यह राज्य के लिए सकारात्मक है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात आ जाती है। मौलिक कर्तव्य की चर्चा अनुच्छेद 51 का में है, आपको पता ही होगा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई भी वर्णन नहीं था, कोई भी चर्चा नहीं था, लेकिन फिर आया एक समिति जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को जोड़ना चाहा संविधान में, तो उसने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को क्या किया? संविधान में जोड़ दिया। उसके बाद 1976 के बाद 2002 में एक और संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो उसी में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया जो कि 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अभिभावक का कर्तव्य होगा के बारे में बताया गया। और इसी 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे 11 के 11 मूल कर्तव्य लिखे गए हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उसका भी आपको आदर करना है, उसको अपने हृदय में सजाए रखना है, उसको गलत नहीं समझना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, यानी भाईचारा का निर्माण करें। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास रखें।
करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो सार्वजनिक संपत्ति, जो सरकारी संपत्तियां हैं, रेलवे हैं, बैंक हैं और बस चलती हैं, सारी की सारी चीज़ों को आप सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो आपको जानना होगा कि हमारा मूल कर्तव्य है कि हमको संविधान का क्या करना है, पालन करना है, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना है, एकता एवं अखंडता बनाए रखना है, देश की रक्षा एवं सेवा करना है, भाईचारा की भावना बनाए रखना है, संस्कृति का संरक्षण करना है, पर्यावरण की सुरक्षा करनी है और अंतिम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करवाने का अभिभावक का कर्तव्य। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वह लचीला एवं कठोर है। जैसे ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला है, जबकि यूएसए का संविधान सबसे कठोर है, लेकिन भारत का संविधान दोनों है, लचीला एवं कठोर दोनों है। अर्थात इसमें संविधान में संशोधन भी आसानी से हो सकता है अगर आप बहुमत में हैं तो, और अगर आप बहुमत में नहीं है तो संविधान में संशोधन करना होगा कठोर। ठीक है, तो संविधान संशोधन सरलता से भी हो सकता है। अगर आप बहुमत में हैं तो संसद का 2/3 बहुमत अगर आपके साथ है तो आराम से जो है आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं, कोई नया कानून बना सकते हैं, किसी पुराने कानून को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन संविधान संशोधन में अगर अत्यंत कठिनाई हो रही है तो उसे कठोर संविधान कहेंगे। तब अत्यंत कठिनाई में मान लीजिए आप गठबंधन करके सरकार बनाए हैं तो उसमें संसद का 2/3 चाहिए, संसद का 2/3 चाहिए ही। इसके अलावा जिससे आप गठबंधन किए हैं वो भी अगर आधे से अधिक राज्यों से अनुमति मांग रहा, आधे से अधिक राज्यों से अनुमति मांग रहे हैं और मिल जा रहा है तो उसी को कहेंगे कठोर संविधान। मतलब संविधान संशोधन में अत्यंत कठिनाई तब होती है जब संसद का 2/3 भाग तो हमको चाहिए ही, इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी चाहिए। तब संविधान में संशोधन आसानी से नहीं होता तो उसे आप कठोर संविधान कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सार्वभौमिक मताधिकार है, इसको अगले पार्ट से हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।